What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे थे। डिसोल्यूशन के सारे बेसिक्स मैंने आपको कराए थे। कल मैंने आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी कराया था। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट आज और बढ़िया हो जाएगा और आप डिसोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज डिसोल्यूशन में हमारे पास करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। गाइस शुरू करेंगे हम आज इस क्वेश्चन के साथ। ये मैंने आपको कल दिया भी था कि आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो आप ट्राई कर लेना। अगर आपने कर लिया है तो दिस इज द टाइम जब आपको चेक करना है कि आपने ठीक किया या गलत किया है। नहीं करा तो आज मेरे साथ साथ करो, ठीक है। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो आइए जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। शुरू करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। कैसे बनता है सर रियलाइजेशन अकाउंट? ये हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट लो सर, रियलाइजेशन अकाउंट क्या क्या है इसके अंदर? पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, अब आपको अभी तक 3 स्टेजेस याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये बैलेंस शीट फ्री करनी है, खाली करनी है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, बैंक तो जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। जैसे कल गया था, मैंने क्या बोला था, जिसका जो घर है वो अपने घर में जाएगा, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएंगे हमारे पास। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएंगे इधर। टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। कितना कितना अमाउंट है इनका? इनका अमाउंट है बच्चों 24, 19, 40, 2, 10, 32। 24, 19, 40, 2, 10 और 32। 24, 19, 40, 2, 10, 32 ये हमारे पास सारे के सारे एसेट्स थे जो हमने ब्रॉट डाउन कर लिए। अब देखो बेटा, एक P&L का बैलेंस दिया हुआ है। एसेट्स में जो P&L का बैलेंस होता है वो एक लॉस होता है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये पिछले किसी साल का लॉस होगा, कोई एक्यूमुलेटेड पड़ा हुआ है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर से सारी चीजें इधर जाती हैं, है ना। तो बैंक के डेबिट साइड में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये सारे एसेट्स आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख दिए, ये फ्री हो गया, ठीक है। अब हम लायबिलिटीज शुरू करेंगे। क्रेडिटर्स, ईपीएफ, मिसेस आशीष का लोन। देखो मिसेस आशीष पार्टनर नहीं है, आशीष और कनव पार्टनर है, तो मिसेस आशीष तो आउटसाइडर ही हो गई हमारे लिए। तो 3 तो ये हो गए, क्रेडिटर हो गया, ईपीएफ हो गया, मिसेस आशीष का लोन हो गया, कनव का लोन। अब देखो कनव पार्टनर था, कनव पार्टनर है, पार्टनर का लोन अगर है तो उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज जाती हैं, ठीक है। तो ये तो लोन अकाउंट में जाएगा। WCR डिपेंड करेगा बच्चों क्लेम के ऊपर, तो अभी मैं एडजस्टमेंट देखूंगा। अगर क्लेम होगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, नहीं तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। IFR मैंने आपको बताया था, अगर इन्वेस्टमेंट है तो रियलाइजेशन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यही सीखा था हमने, ये आपको मैंने नोट लिखवाया था कि IFR अगर है तो चेक करो इधर क्या इन्वेस्टमेंट है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बस नॉर्मल एज अ लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा और इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, तो ये तो कहीं नहीं जाएंगे। WCR अभी लिखना नहीं, कनव लोन अभी लोन अकाउंट में जाएगा। तो 4 चीजें बची, क्रेडिटर, ईपीएफ, मिसेस आशीष का लोन, IFR, ठीक है। क्रेडिटर्स, ईपीएफ, मिसेस आशीष का लोन और IFR। इसका हम जल्दी जल्दी से
वैल्यूज भर लेते हैं। क्रेडिटर है 42, 69 और 4, 42, 69 और 4, 42, 69 एंड 4, 42, 69 एंड 4 ये हमारे पास बच्चों रियलाइजेशन में इधर हमारे पास लाइबिलिटीज आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमारे पास सारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो एडजस्टमेंट्स में क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, देखो ये सब हो गया, आपने चेक कर लिया। कनव का लोन क्यों नहीं गया, क्योंकि वो एक पार्टनर है, तो वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। WCR डिपेंड करेगा नीचे एडजस्टमेंट पे, ये डिस्ट्रीब्यूट ना होके ये रियलाइजेशन में जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो सर, इनका रेशो क्या था, 3:2। चलो रेशो बाद में देखेंगे, अब चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000। आशीष ने बोला एक तो मैं फर्नीचर ले जाऊंगा, देखो पार्टनर बोल रहा है कि मैं फर्नीचर ले जाऊंगा, ओके, एंड पे ऑफ मिसेस आशीष का लोन, और मिसेस आशीष का लोन भी मैं खुद पे करूंगा। ठीक है, तो आशीष एक तो फर्नीचर ले गया, पेन बदल देता हूं, आशीष एक तो ये फर्नीचर ले गया, तो यहां पे लिखते हैं बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। और एक ही उसने बोला कि मिसेस आशीष का लोन भी मैं पे करूंगा, तो यहां पे लिखेंगे टू आशीष कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसको इमीडिएटली आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, ये क्रेडिट साइड में और ये डेबिट साइड में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फर्नीचर कितने में लेके गया, वो क्या लिखा था, कितने में लेके गया फर्नीचर, फर्नीचर एट 38,000, 38,000 में तो फर्नीचर ले गया वो। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल देना इसको हाथों हाथ, ठीक है, क्योंकि देखो कैपिटल में जाना है, कैपिटल के डेबिट में अगर बनाना पड़े। और ये कैपिटल के क्रेडिट में, मिसेस आशीष का लोन कितने का था, 9,000 रुपए का, ये भी सेटल आउट कर दिया, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है सर, डन है। इसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड 18,500, प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। डेटर से मिले 18,500, डेटर से मिले 18,500 बाय बैंक, डेटर 18,500, प्लांट से मिला 10% ज्यादा बाय बैंक, प्लांट 10% मोर। तो बेटा 210 में 10% बढ़ाऊं तो 21,000 बढ़ जाएगा, है ना, 210 का 10% 21,000, तो 2 10 और 21, तो 2,31,000 ये हमें प्लांट के मिल गए। सही है, अब ये बैंक के डेबिट साइड में लिख देना हाथों हाथ, ओके। चलो सर, इसके बाद क्या है, ये हो गया, डेटर हो गया, प्लांट हो गया। कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस। अब ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कनव एक पार्टनर है ना, आशीष और कनव, हाँ। कनव ने क्या करा, कनव ने 40% स्टॉक लिया 20% लेस पे, 40% स्टॉक, तो स्टॉक है कितना, 24,000 रुपए का है, तो 24,000 का 40% अलग कर लो, 60% अलग कर लो। कनव ये ले रहा है 40%, तो 24,000 का 40% कितना बैठ जाता है, 2 4 6 8 4 8 12 16, 9600 बैठेगा क्या, 24,000 का 40%, हाँ जी 9600 ही बैठेगा, 9600। बाकी कितना बचा, बाकी बचा 14,400। अब कनव ने ये 40% लिया है, तो बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो इमीडिएटली डेबिट में डाल देना साथ साथ। ये 9600 बैठता है 40%, कितने लेस पे लिया, 40% स्टॉक एट 20% लेस, 20% लेस पे लिया, तो 20% कम कर दो 9600 का, 9600 का 20% निकालो, 9600 इंटू 20/100, 1920, 1920 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 9600 माइनस 1920, 7680 में ये स्टॉक ले गया, 7680 में इसने स्टॉक ले लिया। देखो कैसे करा, 40% स्टॉक लिया उसने, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाओ। देखो 40% उसने स्टॉक लिया, पहले मैंने स्टॉक का 40% निकाला, 20% लेस पे 20% कम कर दिया। अब बचा हुआ स्टॉक कितना है, ये 14,400 बचा हुआ स्टॉक है। इसका क्या करना है सर, जो बचा हुआ स्टॉक है इसका क्या करना है, चेक करते हैं।
Kanav took over 40% stock at 20% less. Remaining stock was sold at a gain of 10%. बचा हुआ स्टॉक 10% के गेन पे बेच दिया गया. बचा हुआ स्टॉक 10% के गेन पे, तो इस पे 10% का गेन, 14,400 का 10%, 1440, 1440, तो 0485, 15,840, 15,840 में बेच दिया गया. तो बाय बैंक 15,840, 10% के गेन पे. ठीक है, 14,400 प्लस 1,440, ये हो गया हमारे पास स्टॉक का सेटलमेंट. डन हो गया सर, एसेट्स ऑलमोस्ट सब डन हो गए. अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट में. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है क्रेडिटर ने बोला कि आपने हमारे 42,000 रुपये देने, आपने हमारे 42,000 रुपये देने, आप हमें बस ये इन्वेस्टमेंट दे दो, बस बात खत्म, हिसाब निपटाते हैं, लेन देन छोड़ो, खत्म करो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट दो, बात खत्म. तो एक बात बताओ, इधर से क्रेडिटर खत्म, इधर लिखोगे, इधर से इन्वेस्टमेंट खत्म, इधर लिखोगे, तो बात तो एक ही है, कैंसिल आउट करना है. तो कभी भी एसेट के बदले में लायबिलिटी जाए ना, तो देयर विल बी नो एंट्री. नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से. whenever a liability is settled, whenever a liability is settled in exchange of an asset, जब भी किसी लाइबिलिटी के बदले में आप कोई एसेट दे देते हो, there will be no entry. पहली चीज आज की क्लास में सीखने वाली ये है कि जब भी आपने whenever a liability is settled in exchange of an asset, there will be no entry. जब भी आप कोई लाइबिलिटी सेटल करोगे एसेट देके, तो कोई भी एंट्री वहां पे नहीं होगी. दूसरा नोट लिख के आना, EPF will always be paid off. जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है बच्चों, एम्प्लॉइज का पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड होता है कि आप जब जाओगे फर्म छोड़ के तो हम आपको तब देंगे, PF बोलते हैं इसको शॉर्ट में. तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अगर फर्म ही बंद हो रही है तो आप रख नहीं सकते, आपको पे करना ही है. तो EPF आप पे करके आओगे हमेशा. ओके, ये दो नोट अपने पास लिख लो जहां आपने बेसिक्स लिखे हैं. डन हो गया सर. चलो अब देखो, ये सारे एसेट्स बिक चुके हैं, यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, आशीष का लोन हो गया. अब आगे देखता हूं मैं और क्या एडजस्टमेंट है. ट्रेड क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले ली, डन हो गया. आगे लिखा हुआ है कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 12,000. ये जो सारा काम हो रहा है, एसेट्स बिक रहे हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, तो सब में एफर्ट लगता है यार, सब में समय लगता है. तो ये काम ड्यूटी किसने ले ली? ये ड्यूटी ले ली कनव ने. कनव ने बोला मैं कर लूंगा ये सारा काम, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बदले में मैं लूंगा एक रेम्युनरेशन. रेम्युनरेशन का मतलब मुझे पैसा चाहिए, मुझे आप 12,000 रुपए दो, उसके बाद जितना भी खर्चा आए, अगर 8,000 आया, 7,000 आया, तो मैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए. 12 से ज्यादा भी आया, 15, 16, 20 भी आया, तब भी तुम टेंशन मत लेना, मैं अपनी जेब से दूंगा. तो सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कनव ले रहा है. कनव ने बोला मैं अपने आप करूंगा सारा, आप मुझे बस 12,000 रुपए दो और खत्म करो काम. फर्म ने कहा ठीक है. एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000 आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इस चीज की एंट्री करो कि आपने कनव को कितना पैसा देना है. कनव ने बोला कि मैं ये सारा काम कर दूंगा 12,000 रुपए में. ठीक है, तो आप ये कनव को दे दो. आप यहां पे लिखोगे टू कनव्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपए. देखो ये सारा काम कौन करेगा? कनव करेगा 12,000 रुपए में. अब आप यहाँ पे जरा चेक कर लो फटाफट से, एसेट्स क्या सारे बिक गए? येलो वाला पार्ट चेक करो, क्या सारे एसेट्स बिक गए? सबके आगे टिक लगा दिया, यस. अब लाइबिलिटी में येलो वाला पार्ट चेक करो, क्रेडिटर हो गए सर, EPF बच गया और IFR बच गया. अब देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं है. अगर तो इधर बढ़ जाएगा अपने आप पार्टनर्स में, जब प्रॉफिट निकलेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना. तो IFR का आपको अलग से कुछ नहीं करना. EPF का मैंने आपको नोट लिखवाया, पे करना है, तो यहां पे लिखो टू बैंक. EPF ये आपको पे करके आना है. EPF कितना है? 60,000 रुपए.
60,000 रुपीज का ईपीएफ आपको पे करके आना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ईपीएफ विल बी पेड। सारा काम हो गया, डन है। बस अब क्या करना है, सारी लाइबिलिटीज पे हो गई, सारे एसेट्स बिक गए हैं, अब बस हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। स्टेज नंबर 3 आ जाओ सर, हमें समझ में आ गया पूरा पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, बस पैटर्न ध्यान रखना। पैटर्न जहां आपने समझ लिया ना, आपका काम हो गया इस चैप्टर में। और मैंने बड़े आराम से, बड़े तरीके से समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। 42,000, 60,000, 9,000, 4,000, 38,000, 18,500, 231, 7680, 15840, 15840, ये आ गया 426020, 426020, 426020। इसमें से ये सब माइनस कर दो। 24,000, 19,000, 40,000, 2,10,000, 32,000, 9,000, 12,000, 60,000, 20,000, 20,00020, 20020, ये आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको मिलेगा, आशीष को और कनव को। आशीष कैपिटल और कनव्स कैपिटल, इनका रेशियो कितना था बेटा, 3:2 था क्या? इनका रेशियो कितना था सर, रेशियो कितना था सर, रेशियो कितना था सर? रेशियो था बच्चे 3:2। हाँ जी, चलो 3:2। 20,000 20 को 3:2 में 20020 इंटू 3/5, 12,012, इनर कॉलम, इनर कॉलम, इनर कॉलम, 12,012 और 8,008। इस तरीके से बेटा जी आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो, एंड दिस इज हाउ आप सारी चीजें शो कर देते हो। परफेक्ट है बच्चा, डन है। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, और इसी तरीके से आपको सारे के सारे काम इसके अंदर करने हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब डिसोल्यूशन में हमारे पास बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है जर्नल एंट्रीज। सर इन सब की जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं? आ जाओ, मैं आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज लिखवाता हूँ। चलो सर, जर्नल एंट्रीज भी 3 स्टेजेस में होंगी क्या? हाँ जी, स्टेजेस मैंने बनाई है, एग्जाम में मत लिखाना स्टेज। तो सबसे पहले स्टेज 1 की एंट्रीज सिखाता हूं मैं तुम्हें। स्टेज 1 में आप क्या करते हो, देखो स्टेज 1 में आप सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हो इधर, और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हो इधर। तो सर इसकी क्या एंट्री होगी? देखो रियलाइजेशन के डेबिट में आए ना सारे एसेट्स, तो आपको सिंपल एंट्री करनी है। नंबर 1, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स कहाँ पे आए? क्या रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आए? तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो रियलाइजेशन के डेबिट में आए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सारे एसेट्स डेबिट साइड में आ जाएंगे। आ गए। लाइबिलिटीज कहाँ पे आई? क्रेडिट साइड में। फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई बेटा, वो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन के क्रेडिट में आई, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गई। ठीक है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में चला जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। रिजर्व्स जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करें, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। WCR IFR की एंट्रीज में आपको लिखवा चुका हूं, वो अलग चलेंगी, वो आप जान चुके हो। रिजर्व्स बांटने की एंट्री, सबसे पहले रिजर्व्स डेबिट, ये लाइबिलिटी में होते हैं। P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, ये भी लाइबिलिटी में होता है। ध्यान रखना, जो लाइबिलिटी में है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी इधर होती है ना,
सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल में इधर जाएंगी क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो सर, और अगर लॉसेस हुए तो लॉसेस के लिए P&L का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है, पूरा ही लिख देता हूँ, P&L का डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, इसको ध्यान रखना, ठीक है, जैसे अभी दिया हुआ था ऊपर एसेट्स में, राइट। तो ये अगर होता है तो ये कहाँ जाता है, कैपिटल के डेबिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस। और अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह ऐसा दिया हुआ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हो या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, वो आ जाएगा। गुडविल इसमें राइट ऑफ नहीं होता, गुडविल नॉर्मल एसेट के तरीके से ट्रीट होता है, तो गुडविल रियलाइजेशन के डेबिट में ही आएगा, यहीं पे ही, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन टू एसेट्स में, राइट। तो ये हमारी बच्चों स्टेज 1 की एंट्रीज होती हैं। स्टेज 1 में आपने क्या करा है, ट्रांसफर करा है, बैलेंसेस अपने अपने घर पहुंचा दिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टेज 2 पे चलते हैं। सर स्टेज 2 की एंट्रीज बता दो फटाफट से। स्टेज 2 की एंट्रीज, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में सबसे पहले एसेट्स बिकते हैं, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स बिके तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बिकते हैं, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर नॉर्मल सेल हुआ। अगर कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख दो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर एसेट किसने ले लिया, पार्टनर ने ले लिया, इफ asset is taken by a partner। देखो सही है, अगर पार्टनर ने ले लिया तो इस तरीके से हो जाएगा, ओके। उसके बाद बेटा फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, आप जो लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हो वो रियलाइजेशन के डेबिट से पे होती हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो हमारी लाइबिलिटी पे हो जाती है। उसके बाद अगर पार्टनर्स ने पे करी है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो रिलेशन टू बैंक अगर नॉर्मल पेमेंट है, दूसरा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर पार्टनर्स ने पे करा, इफ पार्टनर्स हैज पेड द लाइबिलिटी। सही है, परफेक्ट है। अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हो आप, फॉर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर का क्या मतलब है, जैसे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना एक पार्टनर ने सारा काम करने के लिए, उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डन हो गया। देखो दूसरे फेज में यही होता है, या एसेट बिकते हैं, लाइबिलिटी का पेमेंट होता है। थर्ड फेज में क्या होता है सर, थर्ड फेज में होता है बेटा जी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस। स्टेज 3 प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आप ही बता दो कौन सी साइड में आता है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। एक ही रेशो होती है इसमें, तो ओल्ड रेशो ही होती है। और अगर लॉस आ जाता है बच्चों, अगर लॉस आ जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक छोटी सी जर्नल एंट्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड स्टेज की। सेकंड स्टेज में बची है
वो कौन सी है हमारे पास? फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का पेमेंट अगर आपको करना है, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, जो बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है ना, उसका पेमेंट आप डेबिट से ही कर देते हो, है ना? तो उसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर्स लोन के डेबिट में लिखा जाता है और बैंक के क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है? इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लोन 20,000 रुपए का हो, एक ये तो हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस होता है अगर लोन आपका 20,000 का हो और जो आपका सेटलमेंट हो रहा है वो 25 में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। लोन में आपने बैलेंस 20 उतारा हुआ है क्रेडिट साइड में और पेमेंट 25 करना है, तो फिर 5,000 जो एक्स्ट्रा है वो रियलाइजेशन में जाएंगे। तो तब एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। सही है। दिस इज हाउ हम लोग एंट्रीज करते हैं बच्चा। पार्टनर्स लोन का पेमेंट हो गया और यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट हो गया अगर ज्यादा पे करना हो, ठीक है? तो ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हैं। एक जगह तो आनी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी हैं। स्टेज 2 की एक जगह कर देता हूँ पहले, देखो स्टेज 2 की जर्नल एंट्रीज एक जगह कर देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, स्टेज 3 की बस प्रॉफिट या लॉस की एंट्रीज थी। स्टेज 1 की सिर्फ ट्रांसफर की एंट्रीज थी और रिजर्व्स बांटने की एंट्रीज थी। ये हैं, तो ये हमारी बच्चों सारी की सारी एंट्रीज हैं कौन से चैप्टर की? डिसोल्यूशन की। आई होप आपको सारी जर्नल एंट्रीज भी समझ में आ गई होगी। इसको आराम से नोट कर लो। अभी फर्दर मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, तो रिवीजन में फिर से आएगा डिसोल्यूशन, तो वहां पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज के ही बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा डिसोल्यूशन समाप्त है। डिसोल्यूशन में एज इफ कुछ नहीं है, बाकी बड़े क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं, करो। रिवीजन में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ें करेंगे और नए चैप्टर्स करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।